चलिए आगे हम देखते हैं, पिछला वीडियो किसी कारण से रोका गया, उसको अभी कंटिन्यू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे कि 3 जो सेक्टर होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उनका योगदान कितना-कितना है। उसका योगदान रोज़गार में कितना है, यानी कितने लोग काम में लगे रहते हैं, किस सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं। और दूसरा हम देख रहे थे जीडीपी यानी कमाई कितना करते हैं, वैल्यू कितना है, मूल्य कितना है जो वो लोग काम कर रहे हैं उनका। तो यदि हम रोज़गार की हम बात करें, रोज़गार का मतलब क्या हो गया? काम कितने लोग कर रहे हैं, काम कितने कर रहे हैं, है ना? काम कितने कर रहे हैं? तो काम जो अधिकतम कर रहे हैं, किस क्षेत्र में कर रहे हैं भारत में? प्राथमिक क्षेत्र में। पहले भी 1977 में भी प्राथमिक में कर रहे थे, एग्रीकल्चर में कर रहे थे और आज भी एग्रीकल्चर में कर रहे हैं। समझ गई? यानी सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला क्षेत्र कौन-सा है? प्राथमिक। एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा किसमें है? प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। अब देखो, यदि हम जीडीपी की हम बात करें कि वैल्यू किसकी ज़्यादा है, जीडीपी में योगदान किसका सबसे ज़्यादा है, तो पहले की हम बात करें तो शुरुआत में किसका था? प्राथमिक का था। भारत में कृषि लोग कर रहे थे सभी लोग, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल यानी जो सेकेंडरी सेक्टर है वो तो था ही नहीं। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र नहीं था, सभी लोग किसमें लगे हुए थे? प्राथमिक में लगे हुए थे। लेकिन आज के समय में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू एडिशन किया जाता है, जीडीपी में ज़्यादा योगदान है, पैसा जो हमें सबसे ज़्यादा कमा के देता है, वो कौन-सा है? तृतीयक। सर हम तो कुछ भी याद नहीं रखेंगे। कुछ भी याद नहीं रखो, 2 लाइन याद कर लेना। आज के समय में हमेशा से ही सबसे ज़्यादा जो रोज़गार दे रहा है, वो कौन-सा क्षेत्र है? प्राथमिक। और सबसे ज़्यादा कमाई यानी जीडीपी में योगदान किसका है? जीडीपी या जीवीए आपको मिल सकता है वहाँ पर। किसका योगदान है सबसे ज़्यादा? सेवा क्षेत्र का। इतना याद कर लोगे। रोज़गार कौन दे रहा है? प्राथमिक क्षेत्र। और जीडीपी में योगदान किसका सबसे ज़्यादा? सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का। इतना याद कर लेना, बाकी जिसको पढ़ना हो पीछे वाला डिटेल से वो पढ़ सकता है। चलो और आगे हम देखते हैं। ये जो हमें अंतर देखने को मिलता है कि प्रोडक्शन हाई प्रोडक्शन या जीडीपी में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता है, सबसे ज़्यादा हमें कमाई करके देता है, वो सर्विस सेक्टर है और प्राथमिक क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन कमाई बिल्कुल नहीं वो लोग कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि कृषि में लोग तो बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन उत्पादन बहुत कम कर रहे हैं। भारत का जो कृषि है, सबसे निम्न स्तर का कृषि है। बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा खेत भी है उनके पास में, लेकिन उत्पादन उनसे ज़्यादा नहीं हो रहा, तकनीक उनके पास में नहीं है अधिक उत्पादन करने की। पहला कारण समझ में आ गया। दूसरा देखो, उद्योग और सेवा क्षेत्र में उत्पादन अधिक है, लेकिन रोज़गार सीमित है। ये जो क्षेत्र है ज़्यादा रोज़गार नहीं दे पा रहा है, कमाई तो ठीक-ठाक कर रहा है, लेकिन ज़्यादा लोगों को काम नहीं दे पा रहा है। इसलिए ये आपको ये अंतर देखने को मिलता है कि प्राथमिक क्षेत्र में खूब सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन कमाई कम कर रहा है। दूसरी तरफ हमने देखा सेवा क्षेत्र में ठीक-ठाक इनकम होती है, जीडीपी में योगदान भी है लेकिन रोज़गार ज़्यादा वो उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। ये आपके सामने कारण आ गए। अब हम बेरोज़गारी देख ले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हम देखते हैं। 2 प्रकार का हम देखते हैं अभी, अनएम्प्लॉयमेंट हम देखेंगे 2। पहला हम देखेंगे इन द एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत एक अनएम्प्लॉयमेंट है जिसका नाम है छिपी हुई बेरोज़गारी। क्या नाम है? छिपी हुई बेरोज़गारी। इसी का एक और नाम आपको देखने को मिलता है हिंदी में प्रच्छन्न बेरोज़गारी। क्या नाम देखने को मिलेगा? प्रच्छन्न बेरोज़गारी। प्रच्छन्न बेरोज़गारी आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश में एक ही नाम है ना? इंग्लिश में एक ही है, हिंदी में छिपी हुई बेरोज़गारी, प्रच्छन्न बेरोज़गारी। पहला ये क्या याद करोगे कि मुख्य रूप से एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में हमें इस प्रकार की बेरोज़गारी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। ये एक छोटा-सा डायग्राम है, खूब सारे लोग काम कर रहे हैं, है ना? इनको कुछ लोग समझा रहे हैं, ये भी हम देख सकते हो। होता क्या है ये?
जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत हो और कुछ लोग हट जाए तो भी उत्पादन पर असर नहीं पड़े, इसे अपन छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं और कुछ लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो कैसे? उदाहरण देख लीजिए, एक खेत है। हाँ सर, खेत है। कितना है? 5 बीघा। उत्पादन हो रहा है यहाँ से 50 क्विंटल। कितना? 50 क्विंटल। 50 क्विंटल उत्पादन हो रहा है। कितने लोग काम कर रहे हैं सर इसमें? 10 लोग। 10 तो ज़्यादा हो गई, 5 लोग काम कर रहे हैं। 5 लोग काम कर रहे हैं। कितना उत्पादन हो रहा है? 50 क्विंटल। सभी लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब हम एक बार क्या हुआ कि कुछ लोग यहाँ से दूसरे काम करने के लिए चले जाते हैं, कहीं पर मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर 5 बीघा ही खेत है। अब मान लेते हैं यहाँ पर 3 ही लोग काम कर रहे हैं। कितने? 3 ही लोग काम कर रहे हैं। 5 बीघा ही है, 3 लोग काम कर रहे हैं और उत्पादन फिर से कितना हो रहा है? 50 क्विंटल। पहले कितना था? सर पहले भी उतना ही था और अब कितना है? अभी भी 50 ही क्विंटल है। उत्पादन में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। उत्पादन पहले कितना था? सर 50 क्विंटल था, 50 क्विंटल था, अभी भी कितना है? 50 क्विंटल है। यानी ये यहाँ पर 2 लोग आपको दिख रहे हैं ना ज़्यादा लगे हुए हैं, कितने लोग ज़्यादा लग रहे हैं? ये हैं। ये 2 लोग कौन हैं? छिपे हुए हैं। ये आपको दिख नहीं रहा है। आपको तो ऐसा लग रहा है कि ये भी खेतों में काम कर रहे होंगे, लेकिन ये फालतू में लगे हुए हैं। यदि किसी क्षेत्र में या कोई काम कर रहे हैं, उसमें आवश्यकता से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन कुल उत्पादन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? छिपी हुई बेरोज़गारी। तो ये 2 लोग काम कर रहे हैं, ये कौन है? छिपे हुए हैं। लग तो ऐसा आ रहा है कि काम कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है? छिपा हुआ है। जैसे गाँव की हम कंडीशन बताएँ कि रोज़गार के साधन बहुत कम होते हैं गाँव के अंतर्गत, तो सभी लोग गाँव के अंतर्गत एक परिवार के अंतर्गत 5-10 मेंबर होते हैं, उनके खेत में लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? और कोई काम-धंधा नहीं है तो क्या करेंगे? उसी में लगे रहेंगे सभी। वो लोग जाते हैं सुबह खेत में, काम करते हैं दिन भर, पूरी साल काम ही करते रहते हैं। उत्पादन कितना है? मान लेते हैं फिक्स है, 50 क्विंटल उत्पादन वो कर रहे हैं। अब क्या हुआ अगले साल हम देखते हैं कि उनमें से कुछ लोग चले गए, दूसरी जगह काम करने के लिए चले गए, उनको कोई रोज़गार मिल गया किसी को। फिर उस घर में पहले 10 लोग काम कर रहे थे, अब उस घर में 5 लोग चले गए। 5 ही लोग बचे, वो भी उत्पादन कर रहे हैं। पूरे साल उन्होंने काम किया और फिर से कितना क्विंटल निकाला? 50 क्विंटल। लोग काम कर रहे हैं, पहले से आधे हो गए हैं, फिर भी उत्पादन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। टोटल प्रोडक्शन पहले जितना ही आ रहा है। तो ये बीच में ये लोग फालतू में लगे हुए थे ना खेतों में, काम दिखाने वाले लोग थे, किसी काम के नहीं थे ये। छिपे हुए थे, बेरोज़गार थे, इनके पास रोज़गार नहीं था इसलिए खेतों में काम कर रहे थे और सबको ऐसा लगता है कि वो लोग भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं था, वो लोग काम नहीं करते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि गाँव के अंतर्गत रोज़गार की कमी होती है, तो जो रोज़गार है कौन-सा? कृषि है, सभी उसी में लगे रहते हैं। तो ये 2 लोग हैं, ये कौन है? छिपे हुए हैं, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? छिपी हुई बेरोज़गारी। कहाँ देखने को मिलती है? कृषि क्षेत्र में अपने को देखने को मिलती है, जहाँ पर आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं और यदि इन अधिक लोगों को हटा दें, तब भी उत्पादन उतना ही हो रहा है, जितना खूब सारे लोग लगे हुए थे। 50 क्विंटल अब हो रहा है, 50 पहले हो रहा था, है ना? 50-50, 50-50 बराबर हो गया। एक उदाहरण दे रखा है, ये आप देख सकते हो कि एक छोटे किसान के पास इतनी भूमि है कि उस पर 3 लोग काम कर सकते हैं, लेकिन परिवार के 6 सदस्य वही काम करते हैं। उत्पादन वही रहता है पर काम करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे कुछ लोग छिपे हुए बेरोज़गार कहलाते हैं। यदि उनमें से 2-3 लोग काम छोड़ दें, तब भी उत्पादन समान रहेगा। है ना? हाँ सर, अच्छी बात है। छिपी बेरोज़गारी समझ में आ गई। आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं। गाँव के अंतर्गत तो समझ गए, जो गाँव से हैं वो तो समझ ही रहे हैं आसानी से कि और कोई रोज़गार नहीं है, चलो खेत में। कहाँ चलो? खेत में चलो। लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं। तो ये फालतू में जो लोग लगे हुए हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, इनको अपन कहते हैं ये छिपाए हुए हैं, छिपे हुए लोग हैं ये। बेरोज़गार है, खेत में लगे हुए हैं, ठीक है, अब कुछ नहीं करे इससे अच्छा क्या है खेत में ही चलते हैं। ओके, अब देखो आगे।
क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो एक तो है छोटे-छोटे खेत है, दूसरा सीमित भूमि है, लैंड कितना थोड़ी-सी भूमि है, मशीनों की कमी है, पूँजी की कमी है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के सीमित विकल्प हैं। इस प्रकार की बेरोज़गारी क्यों देखने को मिलती है? आप समझ गए कि खेत छोटे-छोटे होते हैं, रोज़गार और कोई होता नहीं, एक ही खेत में सभी लगे हैं, मशीनों का प्रयोग छोटे खेतों में होता नहीं। ये कुछ देख लेना आप, ठीक लगे तो, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप ये बेरोज़गारी वाला ठीक से देखेंगे। इसको अपन और आगे भी देखेंगे इस बेरोज़गारी को, है ना? छिपी हुई बेरोज़गारी को। अब है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट खुली बेरोज़गारी। तो जब व्यक्ति काम करने की क्षमता रखता है, इच्छा रखता है लेकिन उससे कोई काम नहीं मिलता है तो उसको अपन क्या कहते हैं खुली बेरोज़गारी। खुली बेरोज़गारी मतलब मेरा मन कर रहा है मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई बुला ही नहीं रहा काम करने के लिए, मेरे पास कोई भी रोज़गार नहीं है। तो मैं किसमें आ जाऊँगा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आ जाऊँगा कि काम करना चाहता हूँ, मेरा मन भी है, फिर भी मेरे को रोज़गार नहीं मिल रहा है। इसको बोलते हैं खुली बेरोज़गारी। उदाहरण देखो, कई शिक्षित युवा नौकरी खोज रहे हैं लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल पा रहा है इसलिए वे क्या है बेरोज़गार है। कहाँ काम करेंगे वो? पढ़ाई-लिखाई किया, नौकरी नहीं लगी, कोई सर्विस लगा नहीं हुई, काम क्या करेंगे? लगे हुए हैं कहीं न कहीं, नहीं तो नहीं कर रहे हैं, कोई रोज़गार ही नहीं है। आगे देखो आप। इससे प्रभावित कौन है? ग्रामीण मज़दूर, शिक्षित युवा वर्ग, छोटे किसान, अकुशल शहरी लोग। खुली बेरोज़गारी से ये लोग प्रभावित होते हैं। गाँव के अंदर के जो मज़दूर हैं उनको रोज़गार नहीं मिलता है, कोई बुला ही नहीं रहा रोज़गार के लिए कहाँ से मिलेगा? शिक्षित युवा वर्ग यानी जो पढ़े-लिखे हैं, युवा है, वो भी क्या है खुले बेरोज़गार है, काम करना चाहते हैं लेकिन काम मिल नहीं रहा है। छोटे-छोटे किसान हैं, क्या करेंगे? ज़मीन ही नहीं है, कहाँ से काम करें? और अकुशल शहरी लोग, शहर में जो लोग रहते हैं, अकुशल मतलब जिनको कोई काम आता नहीं है, अनस्किल्ड अर्बन पीपल जिनको बोलते हैं कि उनके पास कोई काम आता नहीं, उनको काम करना ही नहीं आता है, कि कभी कोई काम सीखा ही नहीं। तो ऐसे लोगों को अपन बोलते हैं, ये लोग कौन है? खुली बेरोज़गारी के अंतर्गत ये ऐसे-ऐसे लोग आते हैं। खुली बेरोज़गारी है, काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है। अब क्या समाधान क्या करें हम कि बेरोज़गारी इस प्रकार की बेरोज़गारी है तो उसका हमें कोई न कोई समाधान हमें करना पड़ेगा। हम चाहते हैं उसका समाधान करना हम चाहते हैं। देखो कैसे समाधान होगा इसका? तो समाधान के लिए एक प्रयास है कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। ऐसे कुछ इंडस्ट्री लगाएँ जो किसके ऊपर आधारित हो? कृषि के ऊपर जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यानी कच्चे माल से कुछ न कुछ खाने-पीने की चीज़ें बनाते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, डेयरी उद्योग हो गया, हस्तकला उद्योग हो गया। ये किसके ऊपर निर्भर है? कृषि के ऊपर। कृषि से कुछ हमने बना लिया, ब्रेड कुछ बना लिया, खाने-पीने की चीज़ बना ली। पनीर बना लिया, चीज़ बना लिया हमने, ओके। और डेयरी उद्योग भी इसी के ऊपर निर्भर है और हस्तकला, हाथों से हम कुछ बना रहे हैं। तो ये सब इसमें आ जाएगा। एक काम तो ये कर सकते हैं बेरोज़गारी का समाप्त करने के लिए कि ऐसे हम उद्योग बनाएँ जो कृषि आधारित हो। क्योंकि अपन ने देखा है कि गाँव के अंतर्गत ये बड़ी समस्या है, तो ये काम कर सकते हैं। दूसरी सरकार कुछ काम कर सकती है जैसे मनरेगा जैसी योजनाएँ लागू करें कि कुछ दिन उनको काम मिल जाए और कुछ दिन सरकार थोड़ी हेल्प कर दे। जैसे आप देखोगे भी, आगे पढ़ेंगे इसको मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम आप देखोगे डिटेल से, रोज़गार गारंटी अधिनियम कि इसके अंतर्गत 100 दिन तो रोज़गार इधर मिल जाता है और बाकी काम इधर-उधर कर लेंगे, गुज़ारा हो जाएगा। तो सरकार 101 दिन का रोज़गार इधर दे दे, बेरोज़गार तो नहीं रहेंगे ना। और क्या करें? इनको ज्ञान दें किसका टेक्निकल कुछ सिखाएँ उनको, जैसे आईटीआई करवा दें उनको, पॉलिटेक्निक कुछ करवा दें, काम कुछ सिखा दें उनको। यदि ये काम सीख जाते हैं, कुछ न कुछ करना शुरू कर देते हैं, उनको स्किल कौशल विकास करते हैं। आजकल सरकार खूब सारे इस प्रकार के प्रोग्राम भी लेके आ रही है, किसके स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो युवाओं को कुछ तकनीकी प्रशिक्षण दे दें, कुछ काम तो सिखाएँ, उनको काम ही नहीं आ रहा है। अभी अपन ने पढ़ा कि शहरों के अंदर भी तो खूब सारे ऐसे लोग हैं जिनको किसी चीज़ को बनाना नहीं आता, कुछ आता ही नहीं है, कुछ सीखा ही नहीं है कभी।
तो ऐसे कुछ प्रोग्राम सरकार लागू कर दे और छोटे-छोटे जो उद्योग है उसको भी सरकार प्रोत्साहन दे। छोटे उद्योग होते हैं, गाँव के अंदर के छोटे-छोटे उद्योग लगा लें। जिससे गाँव के अंदर जो हमें कुछ मिलता है उसी से हम किसी वस्तु का निर्माण हम कर दें। गाँव के अंतर्गत कुछ पर्यटन उद्योग हम विकसित कर लें, है ना? पर्यटन उद्योग विकसित हो सकता है। कुछ हाट बाज़ार हम कुछ लगा लें छोटे-छोटे गाँव के अंतर्गत। तो इस प्रकार के छोटे-छोटे उद्योग यदि हम बनाते हैं, जैसे कुछ कपड़ा बनाना हुआ, दरियाँ बनाना हुआ, है ना? आजकल तो इनकी डिमांड कम हो गई है, लेकिन हम कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बना सकते हैं। छोटे-छोटे उद्योग, सरकार भी उनको पैसा दे, सब्सिडी दे। अभी सब्सिडी दे रही है, इसमें छोटे जो उद्योग होते हैं, इनके लिए सरकार खूब सारी सब्सिडी दे रही है। तो ऐसे प्रयास हम करेंगे, तो कुछ ना कुछ हमारा हो जाएगा। देखो और आगे, ये थोड़ा सर्विस सेक्टर में भी थोड़ा और हम डेवलपमेंट करें, टूरिज़्म, बैंकिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इससे भी जो बेरोज़गारी की समस्या है, उनका समाधान हो जाएगा क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि उद्योग और सेवा, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर के अंतर्गत पैसा तो बहुत है, लेकिन लोग बहुत कम लगे हुए हैं। रोज़गार इसमें काफ़ी कम है, तो इसका भी हम समाधान कर सकते हैं। अब है कि हमने देखा कि कृषि क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं खूब सारे, ये हमने बात देखी। अब हम क्या देखेंगे कि कृषि क्षेत्र में कुछ और लोगों को रोज़गार हम कैसे दें? कृषि क्षेत्र में हमें और कई सारे हमें रोज़गार देने हैं, खूब अभी बेरोज़गारी है, तो उन बेरोज़गारों को हम कहीं कृषि क्षेत्र में हम लगा दें क्या? कृषि में लगा दें, कृषि के आस-पास जितने भी क्षेत्र होते हैं, जिनका संबंध कृषि के साथ में होता है, उनको थोड़ा काम और हम सिखा दें, कुछ काम हम उनको और दे दें। जिससे क्या होगा, बेरोज़गारी की जो समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, उसका सॉल्यूशन हो सकता है। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बेरोज़गारी बड़ी समस्या है, उसको हम कृषि में तो लगाएँगे, कृषि के साथ में और कई सारे जो सेक्टर है, उसको भी हम बनाएँगे। वहाँ थोड़ा-थोड़े लोगों को डाल देंगे उनमें। देखो, आपको एक फ़ोटो दिख रही है ना सुंदर सी? हाँ सर, दिख रही है, बड़ी प्यारी फ़ोटो है। तो ये मधुमक्खी पालन कर रहा है। कृषि से जुड़ा हुआ है क्या? कृषि की सहायक गतिविधियों के साथ में जुड़ा हुआ है। कहीं न कहीं कृषि से संबंधित है ये भी। मधुमक्खी पालन, मछली पालन, जिसको मत्स्य पालन कहते हैं, फिश फार्मिंग जिसको अपन कहते हैं। अ, मुर्गी पालन मुर्गी वाला कर सकते हैं, डेयरी वाला कर सकते हैं अपन, है ना? छोटे-छोटे उद्योग लगा सकते हैं। तो पहला काम क्या करेंगे? कृषि में सहायक कार्यों को बढ़ावा देना। तो कृषि में सहायक कार्य ये कर सकते हैं किसानों को केवल खेती पर निर्भर नहीं करना है, वे अपने खाली समय में अन्य कार्य कर सकते हैं जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री, मुर्गी वाला हो गया, बागवानी हो गया। तो ये काम किया जा सकता है, हमें रोज़गार बढ़ाना है। समस्या क्या है बेरोज़गारी की? बेरोज़गारी की समस्या का यदि हमें समाधान करना है, तो हम एक काम तो ये कर सकते हैं, थोड़ी-थोड़ी और रोज़गार हम बढ़ाएँ। और क्या कर सकते हैं? कृषि से जुड़े हुए छोटे-छोटे जो उद्योग हैं, उनको हम लगाएँ, गाँव के अंतर्गत। जैसे उद्योग होते हैं, कृषि से जुड़े हुए नहीं हैं, कृषि से संबंधित ही है, जैसे अचार बनाना। अचार बनाया जाता है, जैम बनाना, टमाटर सॉस बनाना, गुड़, तेल, मसाले बनाना। इससे स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा और कृषि उत्पाद का मूल्य बढ़ जाएगा। किसानों के पास आय आएगा। गेहूँ बेच के कितना कमा लोगे? गेहूँ भी बेचिए, साथ में ये छोटे-छोटे काम है, ये भी आप करते रहिए। क्योंकि खेती का काम में आपको 6 महीने लगातार दिन-रात तो नहीं करना होता है। सुबह-शाम कीजिए, कुछ दिन में टाइम मिलता है या कोई एक कुछ फ्री टाइम होता है, जैसे शुरू-शुरू में ज़्यादा काम होता है, उसके बाद कुछ दिन कुछ नहीं करना होता है खेतों में, काम कम हो जाता है। उस समय ये आप काम कर लीजिए, अचार बनाना, टमाटर सॉस, गुड़ ये सब बनाना या कोई मसाले ये सब करना, आप काम कर सकते हो। तो ये दूसरा काम कर सकते हैं। पहला, कृषि के साथ कुछ और गतिविधियाँ हम कर लेंगे, सहायक क्रिया कर लेंगे। मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन हम गाँव के अंदर की स्थापित करेंगे। दूसरा काम क्या करें कि छोटे-छोटे उद्योग हम अ, और भी दूसरे काम भी हम शुरू कर दें, अचार बनाना, खेती का काम कर रहे हैं, उसके साथ दूसरे काम भी हम कर सकते हैं। तो रोज़गार मिलेगा, कमाई भी ठीक होगी, पैसा कमाया जाएगा। अब देखो अपना समस्या तीसरा क्या करें अपन? तीसरा क्या कर सकते हैं अपन?
ग्रामीण सड़कें और परिवहन। तो किसान खेतों के अंतर्गत काम करते हैं लेकिन उनका जो उत्पादन करते हैं उसका मूल्य ठीक से नहीं मिल पाता। बड़े व्यापारी आते हैं, खेतों में आते हैं, खेतों से उठा के ले जाते हैं सामान। उससे उनको अपनी वस्तु का वास्तविक मूल्य नहीं मिलता। एक्चुअल वैल्यू होती है उनके प्रोडक्शन की, वो उनको मिलता नहीं है। लेकिन जब गाँव को सड़कों से जोड़ देंगे अपन, गाँव को शहर से सीधा सड़क से हम जोड़ देंगे, तो गाँव से सामान उठाया गाड़ी में, सीधा एक मंडी में लेके चले गए। वहाँ पर आपको अच्छा मूल्य मिलेगा। पैसा मिलेगा कि नहीं? हाँ, पैसा मिलेगा। ये आप काम कर सकते हैं। तो किसान उपज अच्छे मूल्य पर बेच सकेंगे, गाँव में परिवहन, लोडिंग, पैकिंग में रोज़गार बढ़ेगा। बड़ी बात क्या है, रोज़गार मिलेगा। अरे! सामान लेके जाएँगे तो परिवहन के साधन, गाड़ी चलाने वाले ये लोग बढ़ेंगे। पैकिंग में रोज़गार बढ़ेगा, लोडिंग, परिवहन, लोडिंग, सामान को लोड करने वाले व्यक्तियों की भी आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? वो भी अपने को चाहिए। तो यहाँ से अपन लोगों को भी ले जा सकते हैं। खूब सारे रोज़गार बढ़ाने। अपने को क्या करना है, कृषि के अतिरिक्त रोज़गार कैसे बढ़ाएँ? तो ये काम कर सकते हैं, लोडिंग ये सब में रोज़गार बढ़ जाएगा। कृषि सहायक गतिविधियाँ कर लेंगे हम थोड़ी बहुत, और छोटे-छोटे उद्योग हैं वो भी हम विकसित कर लेंगे गाँव के अंतर्गत। और क्या करें? रोज़गार बढ़ाने के लिए कुछ और प्रयास कर सकते हैं। कृषि में सिंचाई और तकनीक का विस्तार हम करें। कुएँ, ट्यूबवेल, तालाब विकसित किया जाए, जिससे पूरे साल कृषि की जा सके। इससे किसान 1 वर्ष में 1 से अधिक फसलें ले सकेगा। देखिए अधिकतर जो लोग हैं अभी भी भारत के अंतर्गत बरसात का जो पानी होता है, मानसून जो सीज़न होता है उसी के ऊपर निर्भर है। बरसात आएगी तो फसल करेंगे, तो नहीं करेंगे। तो 4-5 महीने का काम होता है वो, उसके बाद आप फ्री बैठे हो पूरे साल। तो यदि सिंचाई साधन आप विकसित करोगे, तकनीक आप विकसित करोगे, तो लोग पूरे साल काम करते रहेंगे, खूब सारे लोगों को रोज़गार मिलता रहेगा। खेत कर रहे हैं, किसान है, किसान के आस-पास उसको भी हेल्प करने के लिए खूब सारे काम वाले चाहिए। तो किसान भी काम करेगा और उसके साथ में कई सारे और भी लोग जो बेरोज़गार बैठे हैं, उनको भी रोज़गार मिल जाएगा। अपने का उद्देश्य क्या है, अपने को रोज़गार बढ़ाना, रोज़गार ऐसे भी बढ़ जाएगा, है ना? थोड़ा देख लेना आप इससे। सभी समझदार हो आप बच्चे। गाँव के अंतर्गत गैर कृषि गतिविधियाँ भी रोज़गार देती है, जैसे उद्योग, जूट, कपड़ा बुनाई, लकड़ी काम, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन। ना पर्यटन बहुत ज़रूरी है, गाँव के अंतर्गत पर्यटन विकसित कर सकते हैं। गाँव की झोपड़ियाँ बनाई, गाँव के अंतर्गत जो सामान बनता है उसको आप प्रदर्शित कीजिए, है ना? एक मॉडल बनाइए अच्छा। कई सारे आजकल गाँव बन रहे हैं ऐसे, दूर-दूर से लोग देखने के लिए आते हैं उनको। तो गाँव ऐसे बनाइए पर्यटन विकसित हो सके। पर्यटन मतलब देखने, अरे घूमने-फिरने वाले लोग आपके गाँव को देखने आएँगे, अच्छा लगेगा उनको। पुरानी चीज़ें देखने में अच्छा लगता है, पुरानी चीज़ें क्या होती है उनको सजाइए, थोड़ा मार्केट लगाइए, हॉट बाज़ार ये सब आप लगाते रहिए, है ना? ये आप काम कर सकते हो। सरकार क्या करे, सरकार यदि लोगों को सस्ती दर पर कृषि ऋण उपलब्ध करवा दे, है ना? उनको पैसे मिल जाएँगे तो काम-धंधा कर लेंगे, कुछ खरीद लेंगे, सामान खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा। किसानों के पास में पैसा नहीं है, तो काम कैसे वो लोग करेंगे? तो उनको ये भी थोड़ा काम किया जा सकता है कि उनको लोन दे दे, इंटरेस्ट रेट थोड़ी कम रखे, कम ब्याज दर पर खूब सारा उनको पैसे दे दे, तो खेती में थोड़ा लगा लेंगे और कुछ काम कर लेंगे। जैसे ज़मीन ऐसे ही पड़ी है, उसमें लोगों को तकनीक ये सब दे देंगे, कृषि से जुड़े हुए उपकरण दे देंगे, सिंचाई करने के साधन दे देंगे, ट्यूबवेल खुदवा देंगे, सरकार बिजली का कनेक्शन दे देगी। पैसे होंगे तो वो थोड़ा बीज खाद ये डाल के ट्रैक्टर चला के वो सब काम कर लेंगे पैसे होंगे तो। तो ये इससे भी क्या होंगे, रोज़गार बढ़ेंगे। चलिए रोज़गार बढ़ाने वाले अपन ने खूब सारे साधन देखे, और एक अपन ने अभी देखा कि मनरेगा भी एक कार्यक्रम है, जो कि रोज़गार ही मिल रहा है, उसके माध्यम से भी हमारी जो बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो मनरेगा पढ़ लेते हैं कि होता क्या है, कि कुछ दिन लोग काम नहीं कर रहे हैं, है ना? तो कुछ दिन का ये रोज़गार दे देगा। अरे! तुरंत समस्या का समाधान तो कर ही रहा है ना। आप ऐसे बैठे हो दिन भर, आपको बोलेगा कि चलो हमारे साथ में 101 दिन का आपको रोज़गार हम दे रहे हैं। तो एक बार के लिए तो समस्या का समाधान कर ही सकते हैं। अरे! आप जैसे आप तेज़ बीमार हो गए, आपको इन्फेक्शन हो गया भयंकर तरीके से, तो पास में नज़दीक हॉस्पिटल उसके पास जाइए, थोड़ा बहुत इलाज करेगा, फिर आगे शिफ्ट कर देगा।
वैसे ही मनरेगा क्या है, छोटा-मोटा उपचार है, प्राथमिक उपचार है हमारा बेरोज़गारों का, है ना? हम रोज़गार में अभी। तो उनके लिए ये काम करेगा आराम से कि थोड़ा बहुत प्राथमिक उपचार हो जाए, मतलब थोड़ा-सा उनको रोज़गार मिल जाए और रोज़गार मिलने के बाद में सरकार उद्योग-धंधे विकसित करे, छोटे-छोटे उद्योग लगाए, सब्सिडी लगाएँ, कृषि तकनीक ये सब दे दें, तो एक लंबी जो बड़ी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। शुरुआत में छोटी समस्या का समाधान हो, कम समय के लिए हो सकता है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा 2005, आपको ये याद करना है 2005 में एक योजना आती है मनरेगा जिसका नाम है। सबसे पहले क्या याद करोगे? पहले हम याद करेंगे कि इसका पूरा नाम क्या है। फ़ोटो देखो आप सुंदर सी एक। देख लीजिए फ़ोटो। देखा होगा आपने, गाँव की हो तो आपने ये सब तो देखा ही होगा। आपके आस-पास ऐसा कुछ होता ही है कि लोग काम कर रहे हैं, देखो काम कर रहे हैं। सभी लोग लगे हुए, उधर भी लगे हुए हैं, देखो खूब सारे काम कर रहे हैं। थोड़ा-थोड़ा रोज़गार मिल जाता है इससे। खाने-पीने की व्यवस्था तो आ जाए। कम से कम व्यक्ति भूखा तो नहीं मरे ना इससे। तो रोज़गार यहाँ से मिल रहा है। होता क्या है ये? 2005 में गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते और उन्हीं की सरकार के द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा एक योजना लाई जाती है, जो कि विश्व की सबसे प्रसिद्ध योजनाओं में से है। बहुत फेमस है ये, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इंडिया के सबसे बड़े प्रोग्राम में से एक आज़ादी के बाद में मनरेगा अभी भी चल रहा है ये। तो ये 2005 में लाई जाती है। पहला क्वेश्चन कब लाई जाती है? 2005 में। मनरेगा का पूरा नाम बताइए? महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा। ऐसे आएगा छोटा सा क्वेश्चन, मनरेगा का पूरा नाम बताओ। बता दोगे? कब लागू हुई? 2005 में। अब ये मत कर देना कि इस योजना को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया जाता है। अरे नहीं, उस उनके नाम से 2005 में कहाँ से गांधी जी आ गए? 55, 56, 57, 58 साल हो गई उनकी मरते हुए इस समय तो। तो ये फ़ोटो इसमें लोग काम कर रहे हैं, मनरेगा ऐसा कुछ होता है। तो पहला पॉइंट, ये छोटी अवधि के लिए उपाय है। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट सॉल्यूशन है ये। कम समय के लिए आप जो बेरोज़गारी है उसकी समस्या का ये समाधान करता है। ज़्यादा समय, कम समय के लिए। मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण परिवारों को, कौन से परिवारों को? मुख्य रूप से ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी देना, ताकि उन्हें जीविका के लिए शहरों की ओर पलायन करने से रोका जाए। क्योंकि गाँव के अंदर अगर रोजगार नहीं होगा तो काम करने के लिए वो लोग कहाँ पर जाएँगे? शहर काम करने के लिए तो शहर में जाएँगे, और कहाँ जाएँगे? तो उनको रोका जाए, शहर में जाने से रोका जाए। कुछ समय के लिए उनको रोजगार यहीं पर गाँव के अंतर्गत मिल जाए। शुरुआत में ये योजना कितने जिलों में शुरू हुई? गुरुजी 625 जिलों में शुरू हुई। याद रहेगा 625 जिलों में? हाँ जी, बिल्कुल। इसमें जो रोज़गार मिलता है, वो कम से कम कितने दिनों के लिए? 100 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 100 दिनों के लिए रोज़गार देता है। गारंटी देता है ये। गारंटी जब दे रहा है तो देना ही पड़ेगा। यदि आप बेरोज़गार हो और वहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो आपको 100 दिन का रोज़गार मिलेगा, ये गारंटी देती है सरकार आपको। गारंटी देती है, ये बड़ी बात है। गारंटी शब्द महत्वपूर्ण है यहाँ पर। गारंटी अधिनियम है ये, गारंटी एक्ट है। गारंटी आपको देगी, सरकार आपको रोज़गार देगी, 100% देगी। सर, बेरोज़गार हैं हम और हमको रोज़गार नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? सरकार बोलेगी भाग जाओ, नहीं कर सकते ऐसे। यदि आपको रोज़गार नहीं दे पाई तो बेरोज़गारी भत्ता देगी आपको। यानी इसका पैसा देगी आपको। काम भी नहीं करना पड़ेगा और पैसा देगी आपको, रजिस्ट्रेशन जब आपने कर दिए। रजिस्ट्रेशन करने के कुछ टाइम पीरियड है, कितना है मुझे भी नहीं पता है। तो 1 महीना, 2 महीना जो भी है, 30 दिन है, शायद 30 दिन होगा। उसके अंतर्गत उनको रोज़गार देना ही पड़ता है उनको। तो बेरोज़गारी भत्ता मिल जाएगा, और कार्य का चयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ग्राम पंचायत। मज़दूरों को न्यूनतम वेतन देना कंपल्सरी है।
मिनिमम वेजेस देना कि क्या है कंपल्सरी? इट इज़ कंपल्सरी टू पे वर्कर्स द मिनिमम वेजेस। कम से कम जो मज़दूरी है ₹150, ₹200, ₹222 जितने भी है उतना तो देना ही पड़ेगा। कम से कम महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी? 33% कम से कम महिलाएँ होनी चाहिए। कितनी प्रतिशत महिलाएँ होगी इसमें? 33%। महिलाओं का आरक्षण कितना है पंचायती राज में? 1/3 1/3 1/3 इतनी महिलाओं को काम देंगे ये, ज़रूर काम देंगे। और क्या इसमें? इसमें ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? ग्राम सभा की। ग्राम सभा ध्यान रखती है। ग्राम सभा क्या होती है? सर ग्राम सभा तो गाँव के अंतर्गत होती है। कौन होते हैं इसके मेंबर? गाँव में रहने वाले वे सभी लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो जाती है। यानी एक गाँव के जो-जो लोग वोट देते हैं, एक गाँव के अंतर्गत जो-जो लोग वोट देते हैं, वे सभी क्या होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। एक गाँव के अंतर्गत जो-जो लोग देते हैं, वोट देते हैं यानी 18 या 18 प्लस वो सब क्या होंगे? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम सभा, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत इसको हम पढ़ेंगे भी वहाँ पर। तो इसकी निगरानी और कार्य की सूची तय करने का अधिकार गाँव मतलब ग्राम सभा मतलब गाँव के लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, वो डिसाइड करेंगे कि इस गाँव में क्या-क्या काम करवाना है। कोई बाँध बनवानी है, खेतों में कुछ काम करना है या उसके जो खेत के चारों ओर जो तारबंदी होती है वो करवाना है, रास्ता चौड़ा करवाना है, पानी के लिए कुछ तालाब खुदवाना है, ये सब कौन डिसाइड करेंगे? गाँव के लोग डिसाइड करेंगे। तो इससे हुआ क्या? इस योजना से लाखों ग्रामीण परिवारों को सड़क, तालाब, नहर, विद्यालय आदि निर्माण कार्यों में रोजगार मिला है। पेट भर गया है, सीधी-सी बात है। करप्शन बहुत सारा है, ये सब अपन नहीं देखेंगे यहाँ पर, होता ही है वो तो। चलो, इतनी बात समझ गए? हाँ सर, बिल्कुल समझ गए हम तो। तो आपने पढ़ा अतिरिक्त रोजगार सृजन करना, कृषि के अलावा कृषि क्षेत्र के अलावा अतिरिक्त रोजगार, तो हमने उसमें मनरेगा भी उसी का एक पार्ट होता है और भी हमने देखे स्थायी गतिविधियाँ करना, छोटे-छोटे उद्योग लगाना, परिवहन के साधनों या सड़कें विकसित करना वो हमने देखा, है ना? और सेवा क्षेत्र का विस्तार ये सब करना ये भी हमने देखा और मनरेगा करना कम से कम थोड़े दिन के लिए उनको रोजगार मिल जाए, वो भी हमने देखा। अब है कि ये जो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है यानी सृजन किया उसके लाभ क्या होंगे? फ़ायदे क्या होंगे? अब ये भी थोड़ी पढ़ाना पड़ेगा। अरे फ़ायदे होंगे तभी तो हमने पढ़ा है। क्या होगा? सर पैसा बढ़ जाएगा हमारे पास पैसे आ जाएँगे। अरे काम-धंधा मिलेगा तो क्या होगा? पैसा ही पैसा आएगा। और क्या होगा सर? गाँव से शहरों की ओर पलायन कम होगा। पलायन यानी जाना। गाँव के लोग शहरों की तरफ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पलायन। शहरों की ओर पलायन यानी जाना, लोग जा रहे हैं। तो गाँव से शहरों की ओर पलायन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बहुत कम पलायन हो जाएगा, लोग नहीं जाएँगे। क्यों जाएँगे वहाँ पर रोज़गार जब गाँव के अंतर्गत मिल रहा है? ये दूसरा बड़ा प्रॉफ़िट है। प्रॉफ़िट नहीं बेनिफिट, प्रॉफ़िट तो पैसा वाला होता है, यहाँ बेनिफिट्स बेनिफिट्स सही है। और क्या हो जाएगा? गाँव और शहरों में जो असमानता है, वो कम हो जाएगा। गाँव के लोगों के पास में गरीब ये सब होते हैं, शहर पैसे वाले होते हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, गाँव-शहर के बीच की जो दूरियाँ हैं, वो कम हो जाएगी। गाँव और शहर के बीच जो दूरियाँ हैं, वो कम हो जाएगी। तीसरा फ़ायदा, महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। ये प्यारे बच्चों बड़ी बात है कि महिलाओं और युवाओं को रोज़गार मिलेगा, लेकिन महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। गाँव के अंतर्गत महिलाओं की कंडीशन अब बेहतर होती जा रही है, उनको रोज़गार मिल रहा है 100 दिन ज़्यादातर महिलाएँ खूब सारे काम कर रही हैं यहाँ पर 33% का नियम भी है कि 33% तो लगभग महिलाएँ होगी, कम से कम का है ये। यदि 100 लोग काम करें, 33 महिलाओं को काम मिलेगा, युवाओं को भी काम मिल रहा है, तो उनको भी रोज़गार मिल रहा है, अच्छी बात है और देश की जो जीडीपी है उसमें भी वृद्धि होती है, काम-धंधा कर रहे हैं, देश का विकास हो रहा है मतलब जीडीपी बढ़ रही है। तो ये फ़ायदा हो रहा है। अब है कि कृषि क्षेत्र में सुधार हम कैसे करें?
हमारा जो कृषि क्षेत्र है, एग्रीकल्चर क्षेत्र है, फील्ड है, एरिया है, सेक्टर है, उसमें हम सुधार कैसे कर सकते हैं? तो बहुत सारे हमें काम करने हैं, तो करेंगे हम। कृषि क्षेत्र में बहुत समस्या है कृषि क्षेत्र की। तो क्या समस्या है सर? वहाँ पर लोगों के पास सिंचाई के साधन नहीं है, वाटर मैनेजमेंट नहीं है, जल प्रबंधन ठीक से नहीं हो रहा है। तो सिंचाई के साधन ये सब उनको विकसित करना चाहिए, है ना? तो सिंचाई, जल प्रबंधन को मजबूत करना है। किसको मजबूत करना है? स्ट्रेंथ किसकी बढ़ानी है? वाटर मैनेजमेंट। पानी अपने पास खूब सारा है, जैसे बरसात का पानी आ रहा है उसको इकट्ठा कर ले। ये क्या है? जल प्रबंधन। अरे बरसात का पानी आ रहा है उसको इकट्ठा कीजिए, पीने के लिए काम में लीजिए, ज़्यादा है तो खेतों में ले जाइए, बड़ा-सा तालाब बनाइए, कुंड बनाइए और उससे फसलें कीजिए। पानी से मत्स्य पालन कीजिए, ये सब काम कर सकते हो, पशुपालन में कई सारे काम आप कर ही सकते हो। जल का प्रबंधन अपने को करना है, समझ गए? जी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड और जैविक प्रबंधन आपको करना है। आपकी मिट्टी कैसी है? आप जो खेतों की मिट्टी है, उसके आधार पर फसल कौन-सी फसल उगानी चाहिए, मिट्टी में क्या-क्या कमी है, उसके अनुसार इसमें क्या सुधार होना चाहिए, ये भी बताना पड़ेगा, ना? मिट्टी को सुधारने मृदा यानी मिट्टी है, अरे माटी है अपनी, तो मृदा को सॉइल को आपको क्या करना है, इसकी क्वालिटी को सुधारनी है। और जैविक प्रबंधन ऑर्गेनिक मैनेजमेंट आपको करना है कि दवाइयाँ क्या पेस्टिसाइड इन सब का प्रयोग दवाइयाँ जो कीटनाशक दवाइयाँ, यूरिया, डीएपी कितनी डालनी है खेतों में, कितनी नहीं डालनी है, कब डालनी है, कब प्रयोग करना, सब बातें इसमें बताई जाएगी। ये काम भी इसमें महत्वपूर्ण है। एक है एक्सपेंशन करना है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास करना है। ये क्या हो गया? ये जैसे ट्रांसपोर्ट सड़कें बना देना गाँव में। एक हमने पढ़ा था वेयरहाउस पढ़ा था अपन ने, भंडारण, भंडारण कर लेना, परिवहन के साधन है, भंडारण ये सब गाँव के अंतर्गत करना। और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का विस्तार, एमएसपी मैंने बताया था क्या कभी आपको? एमएसपी का न्यूनतम समर्थन मूल्य का विस्तार करना। जैसे इसमें आपको मिल रहा है समर्थन मूल्य क्या होगा, एमएसपी क्या होता है कि स जैसे हमने गेहूँ उगाया और गेहूँ की कीमत जब हमने गेहूँ का हमने उत्पादन किया, तो गेहूँ का उत्पादन हमने किया, इससे पहले ही सरकार एक समर्थन मूल्य जारी करती है और उन्होंने कहा कि आप गेहूँ का कितना भी उत्पादन कीजिए और आप जब उत्पादन करने के बाद फसल को बेचने जाओगे, आप कितना भी महँगा आपका बिक जाए या सस्ता बिक जाए, कम से कम आप आपको क्या देते हैं, गारंटी देते हैं कि जैसे गेहूँ है आपका, हम खरीद लेंगे। कोई नहीं खरीदने वाला तो कौन खरीदेंगे? हम खरीदेंगे। जैसे बाज़ार में गेहूँ की कीमत चल गई ₹1500, किसान तो मर गया उसी समय ही। तो सरकार उनको आश्वासन देती है कि हम आपको ₹2100 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट भी हो ही जाएगा। पता नहीं मज़ाक की बात है, प्रॉफ़िट कहाँ होता है, लागत आ जाती है बहुत सारी इसके अंतर्गत तो। तो फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी सरकार आपको आपकी फसल का कुछ हिस्सा आपको दे रही है कि कितना भी मूल्य कम हो जाए मार्केट के अंदर, हम आपको इतना पैसा दे देंगे। तो ये अभी कुछ ही फसलों के अंतर्गत है। हमें क्या करना है और कई सारी फसलें हैं, सब में ये मूल्य डिसाइड करना है। जैसे प्याज़ में कितनी समस्याएँ होती है। प्याज़ कभी 40-50 रुपए जाता है और कभी-कभी 5-7 रुपए में आ जाता है। 5-7 रुपए में तो लागत में नहीं निकलती है किसान की। कभी-कभी वो आप देखते हो प्याज़, लहसुन, लहसुन कितना सस्ता हो जाता है। तो सरकार उनको आश्वासन देती है कि लहसुन कितना भी सस्ता हो जाए, हम आपको ₹50 किलो दे देंगे। ₹50 उसका मूल्य डिसाइड कर दिया। ये क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का विस्तार, कि केवल गेहूँ इन सब में ही आप न्यूनतम मूल्य मत डिसाइड कीजिए। लहसुन है, प्याज़ है, टमाटर है, हरी मिर्ची है, इनमें भी आप लेके आइए, सरसों जो भी जितने भी है, सब में आप लेके आइए। केवल गेहूँ, चावल ये 2-4 में नहीं लाइए, समर्थन मूल्य और भी आपको विस्तार करना है।
किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण देना है और उर्वरक है, बीज सुविधाएँ उपलब्ध करवाना है, सिंचाई के साधन आपको उपलब्ध करवाने हैं। अरे अपने से लिख लो क्या दिक्कत है? सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाओ उनको, नई-नई तकनीक उनको सिखाओ, उनको लोन दे दो, पैसा दो उनको किसानों को, काम करेंगे वो खूब सारा, ना? तो ये सब ये सब क्या है? सर ये सब है अतिरिक्त रोज़गार सृजन के लाभ हमने पढ़े, उसके बाद में लिखे एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें सुधार क्या करें? ये आप सुधार कर सकते हो। कर सकते हैं? हाँ सर। क्या दिक्कत है? सिंचाई के साधन विकसित करो खूब सारे, उनको लोन ये सब दे दो, आपकी मिट्टी ठीक नहीं, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाओ, न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो घोषित कर दो, थोड़ा और विस्तार कर दो, जल का प्रबंधन करना इनको सिखा दो, मंडियाँ विकसित कर दो, खूब सारी मंडियाँ बनाओ, सड़कें बना दो गाँव से सीधे वो जा सकें, परिवहन के साधन विकसित कर दो आप, है ना? खूब सारे आप काम कर सकते हो। अब देख तो आसान सा देखते हैं हम, कुछ पोर्शन और है हमारा, ये आपका ऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर है और अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर अपने को पढ़ना है। इसकी विशेषताएँ हैं, असंगठित क्षेत्र, ग्रामीण, ये सब बातें अपने को देखनी है, अभी तो खूब सारा बचा हुआ है। चलो इसको भी देख लेंगे, है ना? क्या जा रहा है अपना? पढ़ लो जी, पढ़ लीजिए एक बार। देखिए आगे इसमें, अब हमें देखना है, कुछ सेक्टर हम देखेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे काम करते हैं, अच्छी सी ड्रेस पहन के जाते हैं, डॉक्टर है, काम करते हैं, सुबह जाएँगे, शाम को वापस आ जाएँगे। कितने बजे जाना है, कितने बजे आना है, फिक्स टाइम है उनका। जैसे हम भी जाते हैं, हमें इतने बजे जाना होता है, इतने बजे आना होता है। हर महीने हमको सैलरी दे देती है गवर्नमेंट हमको। रिटायर होने के बाद पेंशन भी हमें देगी। मेडिकल सुविधाएँ हमें देती है आरजीएसएस के तहत, है ना? सरकार खूब सारी सुविधाएँ दे रही है कर्मचारी को, सरकारी कर्मचारी को, खूब सारी हमें सेवाएँ मिलती है सरकार की तरफ से। तो इसको अपन क्या कहते हैं ऑर्गनाइज़्ड सेक्टर कि काम आपको कितने करना है? 5-6 घंटे आपको काम करना फिक्स काम है, वेतन आपको मिलेगा ये भी फिक्स है। कुछ आपको छुट्टियाँ भी मिलती है, सीएल मिलती है ना कि इतने दिन की आपको छुट्टियाँ मिलती है, इतने दिन का आपको मेडिकल सुविधाएँ मिलती है, सरकार आपका मेडिकल बिल देगी, आपके परिवार का ध्यान रखेगी, आपको पेंशन देगी। तो जहाँ पर नियम होते हैं, फिक्स नियम होते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, ऐसे काम करने वाले लोग को किसमें शामिल करेंगे हम? संगठित क्षेत्र में, ऑर्गनाइज़्ड सेक्टर में। लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों द्वारा कार्य किस तरह संचालित होते हैं, काम करने वाले व्यक्तियों के नियम कानून कितने सुनिश्चित है कि उनके लिए क्या नियम है, क्या कानून है, इस आधार पर अपन एक और डिवीज़न हम देखेंगे। पहले देखा था प्राइमरी सेकेंडरी वाला और अब हम एक और देख लेते हैं, इसके बाद एक और देखेंगे। तो ये है ऑर्गनाइज़्ड सेक्टर, कितना सुंदर सा ड्रेस पहन के काम कर रहा है फिक्स। तो संगठित क्षेत्र वे संस्थान या कार्यस्थल होते हैं, जहाँ रोज़गार फ़िक्स होता है, वेतन फ़िक्स होता है, कितने समय काम करना वो फ़िक्स है और कार्य क्या-क्या रहेंगे, शर्तें क्या है, सब सरकारी नियमों और श्रम कानूनों द्वारा नियंत्रण होते हैं। सरकार डिसाइड करती है कितना वेतन, सब कुछ सरकार के नियंत्रण में होता है ये। इसको अपन क्या कहेंगे? संगठित क्षेत्र। तो संगठित क्षेत्र में वे संस्थान और कार्यस्थल आते हैं जहाँ पर रोजगार है, वेतन है, समय है और कार्य शर्तें सरकारी नियमों और श्रम कानूनों द्वारा नियंत्रित होती है। चलो और देख लेते हैं इसमें।
इसमें उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण देखो कौन-कौन से होते हैं, सरकारी कार्यालय, बैंक, रेलवे, बीमा कंपनियाँ, बड़ी निजी कंपनियाँ जैसे टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, डाकघर। आपसे पूछ ले कि 2 उदाहरण बताओ ऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर के, संगठित क्षेत्र के 2 उदाहरण बताओ, तो हम बता देंगे बैंक बता देंगे, रेलवे बता सकते हो आप, पोस्ट ऑफिस आप बता सकते हो, डाकघर, बैंक, रेलवे, डाकघर, हॉस्पिटल आप बता दोगे और विद्यालय आप बता दोगे। इनमें जो लोग काम करते हैं, उनका वेतन, पैसा कितना मिलेगा फिक्स है, कितने घंटे काम करेंगे वो फिक्स है और सुरक्षा उनको मिलेगी कि उनका जो रोज़गार वो हमेशा मिलता रहेगा। रोज़गार की सुनिश्चितता होती है, उनको छुट्टियाँ भी मिलती है, बीमार होते हैं तब भी छुट्टियाँ मिलती है, सरकार कुछ पैसा भी इनको देती है, कुछ स्वास्थ्य सुविधाएँ भी उनको देती है। तो इन सबको अपन क्या कहेंगे संगठित क्षेत्र है ये, जहाँ पर नियम होते हैं, नियम कायदे, रूल रेगुलेशन लॉज़ फिक्स होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं औपचारिक। विशेषता देख लेते हैं, हाँ, ये ज़रूरी है। निश्चित समय होता है इसमें, क्या होता है निश्चित समय जैसे 9:30 से 5:30 बजे तक, 5:30 बज गए तो पैन ठम, नहीं करेंगे काम। है ना? कुछ भी हो जाओ 9:30 बजे ऑफ़िस खोलेंगे, 5:30 तक काम करेंगे हम। इसके बाद में इसके पहले नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, काम फ़िक्स है। और क्या फ़िक्स है? 1 तारीख, 2 तारीख को पैसा आएगा तो आएगा, समय पर मिलता है, फ़िक्स है, मिलेगा आपको। अवकाश मिलेगा, बीमारी अवकाश मिलेगा, पेंशन, ये सब भी आपको मिलेगा। खूब सारे आपके पास में अधिकार भी है। सरकार की निगरानी होगी इसके अंतर्गत, है ना? कामकाज श्रम कानूनों के तहत होगा। लेबर जो लॉज़ होते हैं, कानून बने हुए हैं श्रमिकों के, तो इसमें इन कानूनों के अधीन हम काम करेंगे, कितने घंटे, वेतन सब कुछ फिक्स है। कर्मचारियों की नौकरी अपेक्षाकृत स्थायी होती है। ये नौकरी क्या होती है परमानेंट, जैसे हम हैं, हमारी नौकरी क्या परमानेंट है, ओके? फिक्स है, सरकार वेतन ये सब हमें उपलब्ध करवाती है। ये इसमें आ जाएगा, समझ गए ऑर्गेनाइज़्ड। अब आपने ये चित्र भी देखा होगा, आप अपने घर से सड़क पे जाते हो, ठेले वाले जाते हैं, दुकान खोल रखी है, मज़दूर काम कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं इधर-उधर, उन लोगों को आपने देखा होगा कि कभी-कभी रोज़गार मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। कभी उनको ठेकेदार बोलता है कि, "ए, कल आ जाना सुबह 7 बजे ही, रात तक हम काम करेंगे कल।" टेम्पो चलाने वाला है, रात को चला रहा है, दिन में चला रहा है। पान की दुकानें आप देखते हो खुली रहती है रात भर, दिन भर खुली रहती है। कंपनियों में जो लोग काम कर रहे हैं, कई सारी कंपनियों में कर रहे हैं, छोटी-छोटी कंपनियों के अंतर्गत, पता चला कि कल निकाल दिया उनको, कोई पेंशन नहीं है, जितना काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। जैसे मज़दूर लोग हैं, काम पर जाएँगे तो उनको पैसा मिलेगा, कोई छुट्टियाँ नहीं, बीमार हो गया तो सब खत्म ही है, उनको तो बहुत समस्या है जब बीमार हो जाते हैं। किसान है, लगा रहता है 24 घंटे काम, 5-6 घंटे आराम करता है। तो ये लोग काम करते रहते हैं हमेशा। कितना वेतन मिलेगा कुछ फ़िक्स नहीं है, कितने घंटे काम करेंगे कुछ फ़िक्स नहीं है, बीमार हो गए तो कुछ सुविधा मिलेगी, नहीं मिलेगी, जीवन सुरक्षित नहीं है, कभी काम से इनको निकाला जा सकता है, सरकार के अधीन नहीं है, श्रम कानून के अधीन नहीं है, इनके लिए कुछ भी फ़िक्स नहीं है। अनऑफ़िशियल अनौपचारिक क्षेत्र में आ गए ये लोग, यानी कुछ भी औपचारिकता यहाँ नहीं होती है, अनौपचारिक है ये। ऊपर वाला औपचारिक फिक्स है, रूल रेगुलेशन औपचारिक। तो ये आप देख सकते हो अनऑर्गनाइज़्ड है, ऑर्गनाइज़्ड यानी फिक्स होना, अनऑर्गनाइज़्ड मतलब कुछ भी नहीं। ऑर्गनाइज़्ड मतलब बाल सही करके सुबह-सुबह जा रहा है, पेन है, बेल्ट लगा के शर्ट, शूज़, ये क्या हो गया ऑर्गनाइज़्ड अपन। और दूसरा क्या हो गया, ठीक है बाल है, नहाए, नहीं नहाए, कपड़े भी ऐसे ही ऐसे फटे जो भी है, चप्पल पहन ली, कुछ भी पहन लिया मतलब, शर्ट आधा बाहर निकला हुआ है, आधा अंदर है। मतलब क्या हो गया अनौपचारिक हो गए ये तो। कभी 12 बजे उठ गए तो काम कर रहे हैं, कभी शाम को कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे। मतलब कुछ भी फिक्स नहीं होता उनका। उदाहरण के लिए बताया आपको, ये देखिए आप। तो असंगठित क्षेत्र में
वे हैं जहाँ काम करने वाले लोगों के लिए कोई स्पष्ट नियम और सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होती, कभी भी कुछ भी किया जा सकता है। छोटे-छोटे जो दुकानदार आप देखते हो अपने गाँव के अंतर्गत, रिक्शा चालक आप देखते हो, दिहाड़ी मज़दूर, घरों में काम करने वाले जो सर्वेंट होते हैं, खेतीहर मज़दूर जो खेती करते हैं, रेहड़ी वाले, निर्माण श्रमिक, ये सब किसमें आ जाएँगे? स्ट्रीट वेंडर्स जिसको अपन कहते हैं, ये सब आ जाएँगे अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर के अंतर्गत। कुछ भी संगठित नहीं है, नियम कानून कुछ नहीं है इनके लिए। विशेषता देख लीजिए, समझ गए होंगे आप। किसी तय समय का अभाव है, कोई फिक्स काम नहीं है, कितने घंटे काम करेंगे, अस्थिर आय है, कभी ₹500 ₹700 कभी 0 कुछ नहीं है फिक्स। कानूनी सुरक्षा इनकी नहीं है, सरकार कोई मदद नहीं करती इनकी। बीमारी या दुर्घटना हो गई तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। संगठित क्षेत्र में बीमारी या दुर्घटना होती है तो उनको क्लेम कर लेते हैं, पैसे मिलते हैं उनको। उसके अलावा नौकरी या स्थिरता है, कुछ भी है ही नहीं इसमें, है ना? तो ये सब आप कर लोगे आसानी से, पेंशन, अवकाश, चिकित्सा जैसी सुविधाएँ नहीं मिलती इनको। क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, जहाँ कुछ नहीं मिलता वो किसमें आ जाएगा? असंगठित में, जहाँ कोई कानून नियम कुछ भी नहीं है, वो असंगठित में आ जाएगा, जहाँ नियम कानून सब है, वो संगठित क्षेत्र में आ जाएगा। ये एक फैक्ट है कि भारत में लगभग 92% श्रमिक किसमें आते हैं? असंगठित में और केवल 8% क्या आते हैं संगठित में। 8% मतलब जो सरकारी नियम, कायदे के अनुसार चलते हैं, रूल रेगुलेशन, श्रम कानून के अधीन होते हैं, काम, वेतन ये सब डिसाइड होता है उनका और 92% कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी, कभी, कैसे भी, किसी भी जगह कुछ भी हो सकता है। वो अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में आते हैं, असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलो और कुछ बातें और पढ़ लेते हैं अपन। अब समस्या आप बोलोगे कि सर समस्या है, किसमें समस्या? तो ये जो समस्या है वो असंगठित क्षेत्र में है, अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर के अंतर्गत प्रॉब्लम है। तो समाधान किसमें होगा? जहाँ प्रॉब्लम है उसी का समाधान करेंगे। सर संगठित क्षेत्र में भी समस्या तो हमें नहीं देखने मिल रही। अरे नहीं मिल रही तो नहीं करेंगे। समस्या कहाँ है? अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में, समाधान भी यहीं पर होगा। तो असंगठित क्षेत्र में 2 तरह की समस्याएँ होती है, 2 तरह के लोगों को। जो गाँव में लोग हैं, उनकी अलग समस्याएँ हैं और जो शहरों में लोग हैं, उनकी अलग समस्याएँ हैं। दोनों को हम देखेंगे। पहला, गाँव के अंतर्गत जो असंगठित श्रमिक हैं, उनकी समस्या हम देख लेते हैं। उनकी क्या समस्या है जो गाँव के अंतर्गत रहते हैं, तो उनके पास में पहला रोज़गार की अस्थिरता है, जॉब इनस्टेबिलिटी है, खेती पर अत्यधिक निर्भरता है, वर्ष में कुछ महीने काम मिलता है, काम ही नहीं है। क्या हो गया? असंगठित क्षेत्र गाँव के अंतर्गत। कम आय है, दिहाड़ी मज़दूरी करते हैं, 200-400 रुपए मिलते हैं, कभी वो भी नहीं देते, बीमार हो जाते हैं तो कहाँ से ये सब जाएगा? छोटे-छोटे जो मज़दूर है, दिहाड़ी मज़दूर है और भूमि की कमी है, इनके पास ज़मीन नहीं है, बहुत से मज़दूरों के पास अपनी ज़मीन की नहीं होती है। सुविधाएँ नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएँ, शिक्षा, पानी, बिजली नहीं इनके पास, सूखा, बाढ़, फसल खराब हो जाती है, तो क्या करेंगे? जब फसलें खराब हो जाती है तो इनके साथ और ही बड़ी समस्याएँ हैं, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो ये भी एक बड़ी समस्या इनके साथ है। तकनीकी ज्ञान ही नहीं इनके पास में, कोई ज्ञान नहीं है, तो ये क्या हो गई? गाँव के लोगों की समस्या। रोज़गार, कम आय, भूमि की कमी। समाधान क्या करेंगे? सर समाधान तो अभी हमने पढ़ा ना। गाँव के लोगों के लिए क्या चला है? मनरेगा चला है, रोज़गार गारंटी अधिनियम 100 दिन का रोज़गार दे देंगे। गाँव के अंतर्गत जो लोग रहते हैं, उनकी समस्या का समाधान कैसे होगा? एक तो ये हमने कर दिया कि उनको 100 दिन का रोज़गार दे दिए। और क्या करें उनके लिए? सर उनमें कृषि का सुधार हम कर सकते हैं। जैसे सिंचाई, बीज, उर्वरक, तकनीकी ज्ञान हम दे दें उनको। अरे गाँव में रहने वाले लोगों की हेल्प करनी है जो अनऑर्गनाइज्ड असंगठित क्षेत्र में, तो इनके लिए कृषि सुधार ये सब काम भी किया जा सकता है उनके लिए। थोड़ा बहुत ये कर लेंगे हम उनके लिए। और क्या करेंगे? उनको काम सिखाएँगे, पशुपालन, प्रशिक्षण देंगे हम, डेयरी, हैंडीक्राफ्ट इन सब का प्रशिक्षण। ऊपर पढ़े थे ना अपन ने, वही सब काम है, अतिरिक्त रोज़गार के सृजन वाले पढ़े थे ना, उन्हीं बातों को रिपीट कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। ये काम करेंगे हम रोज़गार देने के लिए।
और क्या करें, गाँव के अंदर सड़कें, बिजली व्यवस्था ये सब कर देंगे और उनको ऋण दे देंगे, सस्ता ऋण उपलब्ध हम करवा देंगे और उनको लोन्स, इंश्योरेंस ये सब हम उपलब्ध करवा देंगे। छोटे-छोटे उद्योग विकसित हम यहाँ पर कर देंगे, समस्या का समाधान हो गया। गाँव की जो समस्या है ऐसे तो होंगी, उनको स्वरोज़गार के लिए प्रेरित करेंगे एसएचजी इसको हम अलग से पढ़ेंगे, आगे चैप्टर आएगा वहाँ पढ़ लेंगे इसको एसएचजी क्या होता है और क्या करें इनके लिए और क्या करना बहुत है। तो गाँव के अंतर्गत जो लोग रहते हैं, जो असंगठित क्षेत्र में क्या करेंगे सबसे पहले मनरेगा के अंतर्गत उनको काम-धंधा लगा देंगे। सिंचाई साधनों को हम विकसित करेंगे, छोटे-छोटे उद्योग वहाँ पर शुरू कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढाँचा विकसित कर देंगे, सड़कें बनाएँगे, जल की अच्छी व्यवस्था उनके लिए करेंगे, परिवहन के साधन हम विकसित करेंगे, लोन उनको हम अच्छे से देंगे, उनकी बीमा हम कर देंगे। तो गाँव के अंतर्गत खूब सारे यदि रोज़गार के साधन हम विकसित कर देंगे, तो इनकी स्थिति क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी, उनको रोज़गार मिल जाएगा। अब देखिए शहर में क्या समस्या है, शहर में अलग तरह के लोग होते हैं। तो शहर के अंदर के जो असंगठित क्षेत्र है, जैसे निर्माण मज़दूर और होटल कर्मचारी, ये अस्थायी होते हैं और अनुबंध आधारित कार्य करते हैं। जैसे होटल में काम कर रहे हैं, तो इनको कभी भी निकाला जा सकता है कि इतने महीने काम किया, भगा दिया उनको। तो कुछ भी इनका काम है वो फिक्स नहीं है। और क्या है, कम वेतन मिलता है इनको, लंबा काम मिलता है 10, 12, 12, 13, 14, 15 घंटे काम करना पड़ता है। होटल वाली लाइन में आप देखो काम कर ही रहे हैं सुबह से नाइट तक काम कर रहे हैं। मज़दूरी कर रहे हैं, सुबह से रात तक मज़दूरी कर रहे हैं। और क्या है, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, बीमा, पेंशन, अवकाश की सुविधाएँ इनके पास में नहीं है। कहाँ वेतन, पेंशन ये तो बहुत बड़ी बातें हो गई। महिलाओं का भी शोषण यहाँ पर हो रहा है। घरेलू कामकाज में कम वेतन है, अनुचित व्यवहार किया जाता है, वो समझा ही नहीं जाता। जो दूसरे घरों में काम करती जो महिलाएँ हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। एक दूसरे दर्जे का व्यवहार किया जाता है। शारीरिक हिंसा भी होती है उनके साथ में। तो ये भी प्रॉब्लम है। महँगाई बहुत ज़्यादा है, पैसे हैं नहीं, क्या खाएँगे, क्या पाएँगे? मकान कुछ इनके पास में है नहीं। शरीर बीमार हो जाता है, स्वास्थ्य जोखिम है, फैक्ट्री में ये काम कर रहे हैं, धुआँ निकल रही है, खूब सारी चीज़ें हो गई। समाधान क्या करें? न्यूनतम वेतन हम उनको उपलब्ध करवा दें, स्वास्थ्य व सुरक्षा कानून उपलब्ध करवा दें, कुछ सुरक्षा से जुड़ी योजनाएँ लागू कर दें, शिक्षा और बाल श्रम नियंत्रण, कौशल विकास और शहरी आवास योजनाएँ, कम पैसे कम पैसे में हम उनको क्या उपलब्ध करवाएँगे? रोज़गार हम उपलब्ध करवा दें और क्या कराएँ? असंगठित कामगारों को प्रशिक्षित कर संगठित क्षेत्र में ला दें हम उनको। अरे! उनको काम-धंधा सिखा दें कुछ, उससे क्या होंगे, वो संगठित क्षेत्र में आ जाएँ, वो प्रयास हम करेंगे और क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और बाल श्रम पर रोक हम लगा दें। छोटे-छोटे बच्चे शहरों में अंतर्गत काम कर रहे हैं। तो ये भी एक समस्या है जिनका समाधान हमारे द्वारा किया जा सकता है। सामाजिक सुरक्षा योजना पेंशन है, बीमा है, मातृत्व लाभ उनको दिया जाए। सरकार को ये करना हो, ज़्यादातर काम हम थोड़ी करेंगे, सरकार को करना है। कार्यस्थल पर सुरक्षा के नियम लागू हो के महिलाएँ इतने-इतने काम कर सकती है, नाइट में उनकी ड्यूटी नहीं लगा सकते। बच्चों को पालने के लिए अलग से कोई व्यवस्था वहाँ पर कोई भी उद्योग होता है, वहाँ पर अलग से महिलाओं के बच्चों के लिए कुछ सुविधाएँ होगी। महिलाएँ के लिए अलग सुविधाएँ होगी, सब अलग-अलग व्यवस्थाएँ, पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए किसी भी कार्यस्थल के ऊपर। तो ऐसा यदि किया जाएगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि आपसे सीधा ही पूछ लें कि असंगठित क्षेत्र में समस्या कौन-सी है? शहर और गाँव का नाम नहीं लेना, तो आपको सीधा ही लिख देना है कि असंगठित क्षेत्र में क्या-क्या समस्याएँ हैं। आपको पता ही है न्यूनतम वेतन उनको मिलता है, काम के घंटे बहुत ज़्यादा उनके साथ में ये भी दुर्व्यवहार हो रहा है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, जीवन असुरक्षित है, बीमा, इंश्योरेंस, मेडिकल ये सब उनको नहीं मिलता है। और समाधान के लिए बता दो कि मनरेगा वहाँ पर लेके आइए, महिलाओं के लिए रोज़गार सभी के लिए रोज़गार सुनिश्चित आप कीजिए। कृषि क्षेत्र में कुछ सुधार करना है, उनको आप बैंक सुविधाएँ उनको दीजिए, बैंकिंग सुविधाएँ, पैसे आप दीजिए, लोन उनको दीजिए, सिंचाई के साधन आप विकसित कीजिए।
शहरों में जो लोग रहते हैं, जो मज़दूर हैं, संगठित क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके काम के घंटे आप फ़िक्स करवाइए। वेतन आप फ़िक्स कर दीजिए कि मिनिमम इतना शहर में जो काम कर रहे हैं, उनको मिलना ही चाहिए। काम के घंटे फ़िक्स करवा दीजिए। तो ये समाधान हो सकते हैं असंगठित क्षेत्र के अंदर। तो हाँ, ये अच्छा था, है ना? तो ऐसे बना के लिख देना, ऐसे घबराना नहीं है। ये तो बहुत स्पेसिफ़िक आपको लिखवा दिया कि गाँव की अलग समस्या, शहरों में जो लोग काम करते हैं, उनकी अलग समस्या, समस्या समाधान। ये बहुत स्पेसिफ़िक लिखवा दिया आपको विशेष, है ना? ऐसा नहीं आता, आप सीधे आएँगे असंगठित क्षेत्र की मुख्य समस्याएँ कौन-सी है, उसके क्या-क्या समाधान हो सकते हैं। अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर की मेन प्रॉब्लम कौन-कौन सी है और उसके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो आपको रूरल और अर्बन के अंतर्गत दोनों प्रॉब्लम को एक जगह लिखना है, उसके बाद में समस्या समाधान कर देना है। इतना ही काम करना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब हमारा है ये लास्ट ही होगा शायद, आई थिंक। अभी तो है थोड़ा-सा और। अब चलो एक और हम विभाजन देख लेते हैं। ये आप सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, इसको और हम पढ़ लेते हैं। अब ज़्यादा हमारा टॉपिक बचा नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, इसको हम देख लेते हैं। ये होता है ओनरशिप के ऊपर बेस्ड के ऊपर, यहाँ लिख लीजिए स्वामित्व के आधार पर 2 क्षेत्र होते हैं। स्वामित्व के आधार पर, ये 2 क्षेत्र कौन से हैं? स्वामित्व बेस्ड, किसके ऊपर बेस्ड है ये? ओनरशिप, मालिक कौन है? अरे सीधी-सी बात है, मालिक कौन है? मालिक कौन है? को कुछ कंपनियाँ होती हैं जिनके मालिक सरकार होती है और कुछ कंपनियाँ होती है जिसके मालिक व्यक्ति खुद होते हैं, निजी व्यक्ति होते हैं। जैसे हम सरकार के अधीन काम कर रहे हैं और खूब सारे लोग हैं वो निजी क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। कुछ सरकारी कंपनियाँ होती है, कुछ प्राइवेट कंपनियाँ होती है, कुछ सरकारी विश्वविद्यालय होते हैं, कुछ प्राइवेट भी विश्वविद्यालय होते हैं, कुछ सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल भी होते हैं, कुछ सरकारी कंपनियाँ, कुछ प्राइवेट कंपनियाँ भी होती है। तो मालिक कौन है वो अपने को पढ़ना है। तो मालिकाना हक के आधार पर बेस्ड ऑन ओनरशिप पे यानी स्वामित्व के आधार पर भी 2 क्षेत्र होते हैं। याद करना स्वामित्व के आधार पर कितने क्षेत्र होते हैं? 2 निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। तो पहला हम पढ़ रहे हैं पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। पहला हम कौन-सा पढ़ेंगे? पब्लिक सेक्टर हम पढ़ेंगे। पब्लिक यानी सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब सरकार के अधीन। यहाँ पर जो भी रूल, रेगुलेशन, नियम है वो कौन बनाएगी? सरकार बनाएगी। इनके ऊपर किसका नियंत्रण होगा? सरकार का नियंत्रण होगा। जैसे कोई सरकारी विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर नियंत्रण किसका होगा? सरकार का होगा। कोई सरकारी हॉस्पिटल है, उसके ऊपर नियम, कानून कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। कोई निजी विद्यालय है यानी प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसका मालिक कौन होगा? एक व्यक्ति हो सकता है, एक कंपनी हो सकती है, वो उसको संचालित करती है। तो वे क्षेत्र या उद्योग जो सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। किसके अधीन होते हैं? सरकार। मालिक स्वामित्व मतलब मालिक, अरे ओनर कौन होता है? कौन होता है? सरकार होती है। और किसके नियंत्रण में होते हैं? कंट्रोल कौन करेगा इसको? कौन करेगा? सरकार करेगी। उदाहरण याद करना आपको, आपसे पूछ सकते हैं 2 उदाहरण बताओ, यदि ये पूछा जाता है। देखिए, जब भी कोई डेफिनिशन पूछते हैं ना, उसकी हाँ, एग्ज़ाम्पल आप ज़रूर दिया कीजिए। तो इसका हम क्या दे देंगे? आपसे पूछ सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? तो आप इसका डिफाइन करोगे, उसके बाद में इसका एग्ज़ाम्पल दोगे, उदाहरण लिखोगे और परिभाषा करोगे। भारतीय रेल, डाक विभाग, पोस्ट ऑफिस, इंडियन स्टेट बैंक हो गई आदि। आगे देखो, इसकी विशेषता क्या होती है? इसमें पैसा कौन लगाती है? अरे पैसा कौन खर्चा करती है? सरकार करती है। क्यों करती है? जनता का कल्याण करना।
क्या-क्या क्या देती है जैसे सस्ती शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, सरकारी बस होती है ना, बिजली भी सरकारी होती है, पानी आदि उपलब्ध करवाना। तो पैसा कौन लगाती है? सरकार। और उसका उद्देश्य क्या होता है? अरे सरकारी कंपनी, सरकारी विद्यालय, सरकारी कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल का उद्देश्य क्या होता है? पैसा कमाना? नहीं, नहीं, जनता की भलाई करना। तो पब्लिक सेक्टर जो होता है, उसका मेन पर्पज़ क्या है? वेलफेयर करना। किसका? पब्लिक का वेलफेयर करना। पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक यानी जनता की भलाई करना इसका काम होता है। पैसा नहीं कमाना इसको, जनता की भलाई करना है। लाभ कमाना इसका मेन ऑब्जेक्ट नहीं है, उद्देश्य नहीं है। सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल, सड़कें, सिंचाई, बिजली आदि विकास में निवेश करता ही है। समझ गए इतना? पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, समझ गए? उदाहरण आपको बता देना, नियंत्रण किसका होगा? सरकार का होगा। अब है प्राइवेट सेक्टर, जो व्यक्ति या निजी कंपनियों के स्वामित्व में होता है, उन्हें निजी क्षेत्र कहा जाता है। उदाहरण रिलायंस इंडस्ट्रीज, उदाहरण आपको बता देना है। जैसे पूछ सकते हैं कि टाटा मोटर्स, इन्फोसिस जैसी कंपनियां हैं, उस वो कौन सी है, प्राइवेट या पब्लिक? आप बताओगे प्राइवेट। दो याद कर लेना, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, विप्रो, अडानी समूह। जो आपका मन करे, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, विप्रो, अडानी ग्रुप्स। 2-3 कंपनियों को याद कर लेना, प्राइवेट सेक्टर के साथ में जुड़ी हुई। आपसे एग्जांपल पूछ सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर की 2 कंपनियों के नाम लिखो। बता दोगे? रिलायंस, अडानी, विप्रो, इन्फोसिस, खूब सारी है। अरे आस-पास जो भी कंपनी है देख लेना आप, तो कोई ना कोई याद आ ही जाएगा। इससे ये जो निजी कंपनियाँ काम करती है, उसका उद्देश्य क्या होता है? पैसा कौन लगाएगा? व्यक्ति लगाएगी या कंपनियाँ लगाएगी? उद्देश्य क्या? प्रॉफिट, पैसा कमाना। कुछ भी हो, पैसा कमाना इनका उद्देश्य। सरकारी कंपनियाँ का उद्देश्य होता है अरे! पैसा कमाना? नहीं, जनता का कल्याण करना। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्न प्रॉफिट, पैसे कमाना इनका उद्देश्य है। औद्योगिक उत्पादन, व्यापार, सेवा क्षेत्र में ये लोग लगे रहते हैं। कार्यकुशलता, प्रतिस्पर्धा के कारण अधिक दक्षता से इनको काम करना पड़ता है। एफिशिएंसी, ओके। निष्कर्ष क्या हुआ? निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना, लेकिन इससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। समझ गए होंगे बातें। चलिए इसको और देख लेते हैं कि तृतीय क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में अंतर क्या है। ये कुछ चीजें बच गई है। मेन चैप्टर आपका लगभग खत्म हो चुका है। जो भी क्वेश्चन है सब मैंने आपको बता दिए, कुछ नहीं छोड़ा इसमें, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब आपका क्लियर हो गया है। तो डिफरेंस बिटवीन द टर्शियरी सेक्टर एंड अदर सेक्टर, तीसरा जो सेक्टर है और पहला और दूसरा है, इनमें अंतर क्या है? तो तृतीय क्षेत्र में मशीन की आवश्यकता कम होती है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में मशीनों की अधिक आवश्यकता होती है। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ आपको, मशीन कहाँ चाहिए मेरे को? लेकिन जब आप कोई वस्तु बना रहे हो, फसल को काट रहे हो, वहां पर क्या चाहिए आपको? मशीन। उसमें मशीन ज्यादा चाहिए, सेवा क्षेत्र में मशीनों की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है सर, अंतर तो है। जो तृतीय क्षेत्र है उसमें मानसिक क्षमता की आवश्यकता होती है। अरे दिमाग चाहिए, मानसिक क्षमता मतलब दिमाग ज्यादा होना चाहिए किसको? जो पढ़ा रहा है, हॉस्पिटल डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक है, उनको क्या चाहिए? दिमाग। और पहले और दूसरे में जो काम कर रहे हैं उसका क्या चाहिए? शारीरिक, शरीर थोड़ा ठीक होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए शरीर से। तो क्या अन्य क्षेत्र में शारीरिक श्रम की ज्यादा आवश्यकता होती है। दो बातें, दो अंतर समझ गए। सेवा क्षेत्र में ये जो टर्शरी सेक्टर है उसमें किसी वस्तु का निर्माण नहीं हो रहा है। ये पेन है, इसको छू सकते हैं यानी फिजिकल है, ये भौतिक है। और हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या कोई वस्तु हम बना रहे हैं, क्या उसको हम छू सकते हैं? नहीं। तो पहला और दूसरा जो सेक्टर है उसमें किसी वस्तु का निर्माण हो रहा है, उसको अपन छू सकते हैं, भौतिक वस्तु है। और तीसरा जो सेक्टर है वो कोई भौतिक वस्तु नहीं है। समझ गए? हाँ सर, 3 अंतर हो जाएगा, काफ़ी है। ये तो मैं बताने वाला ही नहीं था, लेकिन सोचा बता दें, कुछ भला हो जाए आप सभी का। आगे देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन है, अभी अपन ने देखा भी था, छिपी, ये ऑब्लिक लगा दीजिए।
छिपी प्रचंड बेरोज़गारी कौन-सी अभी अब देख ली खेत वाली बात अपने की, खेत में खूब सारे लोग काम कर रहे हैं, आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं, इधर-उधर घूम रहे। दूसरा जो अपने देखना है अंडर एम्प्लॉयमेंट, अल्प बेरोज़गारी ये लिखा हुआ ना, इन दोनों में अंतर देखना पड़ा। डिस्गॉइज्ड एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर अन अंतर अपने को देखना है, क्या इनके बीच में डिफरेंसेस है? दोनों के बीच के अंतर को अपने को समझना है, दोनों के बीच में क्या-क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन आता है ये, है ना? ये क्वेश्चन आता है आपके, तो हम बता देंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी तो ये होता है व्यक्ति काम तो करता है पर अपनी क्षमता से कम यानी उससे पूरा काम नहीं मिलता है। जैसे एक डिग्रीधारी इंजीनियर छोटे दुकानदार का सहायक बनकर काम करे, अधूरी बेरोजगारी ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में ही पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मोस्टली फाउंड मोर इन अर्बन एरियाज। शहरी क्षेत्रों में एक प्रकार की ये ज्यादातर अपने को देखने को मिलता है। जैसे मेरे में पढ़ाने की योग्यता है कि मैं मास्टर्स को पढ़ा सकता हूँ, एमए लेवल के जो बच्चे हैं, नेट जेआरएफ के लिए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सब की तैयारी करते, इनको मैं पढ़ा सकता हूँ, मेरे में क्षमता है। लेकिन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, पहली दूसरी क्लास को उसको कैसे कबूतर मैं सिखा रहा हूँ। ये क्या हो गया है मेरी योग्यता का सही परीक्षण नहीं हो रहा है। मुझे मेरी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है, ये बात पहली बात। काम भी मिल रहा है लेकिन वो कम समय के लिए मिल रहा है। मैं काम 365 दिन करना चाहता हूँ, मेरे को काम 200 दिन मिल रहा है 1 साल के अंतर्गत। ये क्या हो गया? अंडर अल्प बेरोज़गारी हो गई कि एक शिक्षित वर्ग है, उसके पास योग्यता है, उसके पास वो ट्रेंड है, कौशल है, स्किल्ड है वो, लेकिन उसको अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है। उसको अपन क्या कहेंगे? अल्प बेरोज़गारी, योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलना, मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में ये हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। समझ गए इतना? हाँ, समझ गए सर जी। उदाहरण आप बता दोगे? यस, उदाहरण भी हम बता देंगे। अंतिम है हमारा इसमें छिपी बेरोज़गारी, ये तो अपने देख लिया। जब ज़्यादा लोग एक ही काम में लगे हैं, जबकि काम कम लोगों से भी हो सकता है, उदाहरण खेत में, ये सब बातें देख ली। यह अल्प बेरोज़गारी का एक प्रकार है। कौन-सा? आपका अदृश्य बेरोज़गारी, जो सामान्यतः गाँव में देखने को मिलता है। छिपी बेरोज़गारी में व्यक्ति काम तो करता है, लेकिन उत्पादन में योगदान कुछ नहीं है। एग्ज़ाम्पल खूब सारे देख लेना, बातें रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। जी सर, बिल्कुल। कुछ समझ में नहीं आई तो आप बता सकते हो कहीं भी कमेंट या कहीं भी। आगे जो क्लासेज़ होती है और कभी भी जो क्लास होगी उसमें हम कवर कर लेंगे चीज़ों को। इनका पीडीएफ आप ले सकते हो, हमारा एप्लीकेशन है सुभाष सैनी के नाम से, वहाँ से भी आप कुछ-कुछ चीज़ें देख सकते हो, आपका मन हो और पढ़ते रहिए। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। एक बार इसको पढ़ लिया ठीक है, बार-बार पढ़ना ही नहीं है, रिवाइज़ नहीं करना अपने को, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे 60-70% पढ़ते रहिए, उसके बाद 30-40% जो आपका काम होता है, वो कौन-सा होता है? उसका क्वेश्चन करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए। अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, उसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन्स करना है। क्वेश्चन में कोई समस्या आई, फिर पढ़िए इसको। कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं है। लगभग चीज़ें आपको मैंने बता दी है। कांसेप्ट थोड़ा इधर-उधर होके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, घुमा के कैसे भी क्वेश्चन पूछे, लेकिन जो बातें आपको लिखनी है एग्ज़ाम में, वो मैंने आपको बता दी है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में चैप्टर नंबर 3 के साथ।